कई दिनों बाद आज श्लोका अपनी माँ मालती देवी से मिलने आ रही थी। ट्रेन से सफर करते हुए रास्ते भर वह बचपन की सुनहरी यादों में खोई रही। कैसे माँ उसे अपनी गोद में लेकर लोरी सुनाया करती थी, उसकी पसंद के पकवान बनाती थी, उसके बालों की चोटी बनाकर स्कूल भेजती और हर शाम दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार करती। बचपन की सारी स्मृतियां उसकी आंखों के सामने घूमने लगी, लेकिन साथ ही साथ माँ की वृद्धावस्था और दमा की बीमारी का ख्याल उसे भीतर तक व्यथित कर रहा था। चाह कर भी वह अपने मायके ज्यादा आ नहीं पाती थी और उसकी वजह थी उसकी भाभी का ठंडा और रूखा व्यवहार। पर जब माँ से मिलने की तड़प उसकी सहन शक्ति से बाहर हो जाती, जब स्वयं को रोक पाना उसके लिए कठिन हो जाता, तो सारी बातों और शिकायतों को भुलाकर वह माँ के आंचल की छांव में पहुंच ही जाती। श्लोका का मायका दिल्ली में था और ससुराल नोएडा में। उसके मायके में उसकी माँ के अतिरिक्त उसका इकलौता भाई और भाभी थे। श्लोका अपने भाई से 8 वर्ष बड़ी है। उसका एक बेटा है जिसकी उम्र 16 वर्ष है और वही विवाह के 5 वर्ष बीत जाने पर भी उसके भाई और भाभी की कोई औलाद नहीं थी। जैसे ही श्लोका ने घर में कदम रखा, उसे चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ जिसने उसके दिल को बेचैन कर दिया। तभी उसकी भाभी काव्या बाहर निकल कर आई तो अपनी ननद को देखते ही मुंह बना लिया। केवल औपचारिकता निभाते हुए फीकी सी मुस्कान के साथ नमस्ते राम राम कह दिया। श्लोका की आंखें माँ को ढूंढ रही थी। उसने थोड़ी बेचैनी में पूछा, भाभी माँ कहाँ है? काव्या ने रूखा सा जवाब दिया, अपने कमरे में सो रही हैं। और फिर बिना कोई और बात किए रसोई में चली गई। अरे, सूरज सिर पर आ चुका है और हमेशा जल्दी उठने वाली मेरी माँ अब तक सो रही है। अपनी माँ के कमरे में आते ही श्लोका बोली, माँ तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहते हुए श्लोका ने एकाएक अपनी माँ की ओर देखा। चेहरे पर केवल झुर्रियों का जाल बिछा था। हड्डियां मानो उस कमजोर देह से बाहर निकलने को बेचैन थी। माँ का शरीर बिल्कुल जीर्ण हो गया था। कुछ वर्ष पहले तक माँ बुढ़ापे के बावजूद भी चुस्त दुरुस्त और हमेशा मुस्कुराती हुई दिखती थी, लेकिन अब उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका था। न जाने इन 4 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि माँ बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। तभी मालती देवी बेटी को देखते ही अपने पोपले चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए बोली, हाँ ठीक हूँ बेटी, तू सफर से थक कर आई होगी। कुछ चाय नाश्ता किया या नहीं? लेटे लेटे ही मालती देवी कांपते स्वर में बोली। तो श्लोका ने अपनी लेटी हुई माँ के माथे पर हाथ रखा, फिर नाड़ी की गति देखी। सब कुछ सामान्य था। अरे क्या हुआ? डॉक्टर की तरह मुझे जांच क्यों रही हो? कहते हुए मालती देवी ने मुस्कुराने का असफल प्रयास किया। तभी श्लोका अपनी माँ को देखते हुए बोली, माँ आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या बात है? मालती देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे बेटी ये तो बुढ़ापा है, इस उम्र में यह सब लगा ही रहता है। बेटी को सामने देखकर जैसे ही उन्होंने उठने की कोशिश करी, श्लोका ने तुरंत उसकी बाह पकड़कर सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। मगर जैसे ही श्लोका का हाथ उनकी बाह पर पड़ा, अचानक मालती देवी के मुंह से एक तीखी चीख निकल गई। दर्द से कराहते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और बिस्तर पर वापस गिर पड़ी। यह देखकर श्लोका का दिल धक रह गया। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि माँ को इतनी तीव्र पीड़ा क्यों हो रही है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हल्का सा छूने मात्र से ही माँ को इतना दर्द हो सकता है। माँ के विरोध के बावजूद कारण जानने की इच्छा से उसने तुरंत अपनी माँ की बाजू से शॉल हटाई और गौर से देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न था। पूरी बाजू पर नीले काले निशान पड़े हुए थे। यह कैसे हुआ माँ? श्लोका ने चौंकते हुए कहा। तो मालती देवी ने दरवाजे की ओर एक सहमी हुई सी नजर डाली। श्लोका के इस सवाल के जवाब में माँ कुछ कह पाती, तभी उसकी भाभी काव्या अचानक चाय और बिस्किट लेकर कमरे में आ गई
उसने तेज आवाज में कहा, अरे कुछ नहीं दी, चलते चलते बस पैर फिसल गया था, इसलिए गिर गई थी माँ जी। कहते हुए काव्या ने मालती देवी की बाजू को फिर से शॉल से ढक दिया और फिर ऐसी निगाह से देखा कि मालती देवी की रूह तक कांप गई। अपनी भाभी के जवाब पर श्लोका उसे प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगी। इस बात पर यकीन कर पाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर बोली, कोई दवाई नहीं ली क्या? हाँ बेटी, तेरे भाई ने दवाई लाकर दी थी, अब दर्द में भी आराम है। यह बातें अभी चल ही रही थी कि श्लोका का भाई पवन कमरे में अंदर आया और श्लोका ने उससे पूछा, भाई माँ को इतनी चोट आई है, आपने अब तक डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? इससे पहले कि उसका भाई पवन कुछ बोलता, इस बात का जवाब भी काव्या ने ही दिया और बोली, दीदी हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि छोटी मोटी चोट के लिए माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाते रहें। नोटों की बोरियां तो आपके ससुराल में भरी पड़ी हैं, मायके में नहीं। हमें अपना घर का खर्चा भी देखना होता है और ऊपर से आए दिन कोई न कोई मेहमान भी आता रहता है। आप लोगों का क्या है, सास ससुर की पेंशन आ रही है, पति की सरकारी नौकरी है और 1-2 साल में आपके बेटे की भी अच्छी खासी नौकरी लग ही जाएगी। भाभी की बातें सुनते ही श्लोका का मन कड़वाहट से भर उठा। चाय की प्याली उसके हाथ में थी, लेकिन अब उसे पीना भी जहर पीने के बराबर लग रहा था। श्लोका का दिल तो बहुत करता था कि अपनी माँ को अपने साथ रखे, लेकिन उसकी भी अपनी मजबूरी थी। उसका परिवार एक संयुक्त परिवार था, जहाँ उसके सास ससुर भी उन लोगों के साथ रहते थे और घर था 2 कमरों का, जहाँ एक कमरा श्लोका और उसके पति का था तो दूसरा कमरा उसके सास ससुर के पास था। बेटी को पढ़ाई करने के लिए भी हॉल में बैठना पड़ता था और नोएडा जैसे शहर में बड़ा सा मकान लेना कोई खाला जी का घर तो था नहीं। अब ऐसे में वह अपनी माँ को कहाँ रखती? कहीं अपने ससुराल में ही कला कलेश न शुरू हो जाए, यह सोचकर वह चुप रह जाती। श्लोका ने बड़ी मुश्किल से वहां 2 घंटे बिताए। माँ के पास बैठी हर पल उसे महसूस हो रहा था कि घर में कोई तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। पूरे समय उसकी भाभी काव्या की निगाहें उन दोनों पर चिपकी रही, मानो हर बात और हर हाव भाव पर कड़ी निगरानी रख रही हो। माँ की मौन पीड़ा और काव्या की निगाहों में छिपा हुआ अजीब सा आक्रोश, यह सब देखकर श्लोका के मन में एक अनकहा डर समाने लगा। वह समझ पा रही थी कि उसकी माँ इतनी मजबूर और लाचार हो चुकी है कि अपनी तकलीफ भी किसी से कहने में भय महसूस कर रही है। आखिरकार भरी आंखों और भारी मन से जब वह घर से वापस लौटने के लिए उठी तो उसके कदम जैसे बेमन से आगे बढ़े और उसकी आंखें एक बार फिर माँ पर टिकी, जो फीकी सी मुस्कान के पीछे अपनी पीड़ा छुपाने का असफल प्रयास कर रही थी। तभी उसके भाई पवन ने उसे कहा, चलो दीदी मैं आपको गाड़ी में छोड़ देता हूँ, और बाहर निकलकर पवन कार स्टार्ट करने लगा। उस समय काव्या रसोई के दरवाजे की चौखट पर सहारा लेकर खड़ी थी। जैसे ही श्लोका दरवाजे तक पहुंची तभी उसके पीछे काव्या के भुनभुनाने की आवाज आई, मेहमान है तो मेहमान ही बनकर रहिए, ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है हमारे घर में। अपमान का कड़वा घूंट पीकर श्लोका डबडबाई आंखें लिए घर से बाहर निकल आई। दिल्ली से नोएडा के सफर में दोनों भाई बहन कुछ समय तक बिल्कुल चुप रहे। फिर कुछ झिझक कर श्लोका बोली, भाई एक बात पूछूं, जब माँ को चोट आई थी तो क्या तुम उस वक्त घर पर थे? नहीं नहीं। तो लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? भाई मुझे नहीं लगता कि माँ को कोई चोट लगी है, लेकिन दीदी मैंने माँ से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन माँ ने केवल इतना ही कहा कि वह गिर गई थी, इस कारण चोट आई है। लेकिन भाई मुझे शक है कि बात तो कुछ और ही है और माँ किसी डर के कारण कुछ भी बताने से घबरा रही है। तुम्हारी पत्नी के व्यवहार से तो सब भली भांति परिचित हैं। श्लोका की बात सुनकर पवन चेहरा बिगाड़ते हुए बोला, दीदी अब आप बात का बतंगड़ मत बनाइए, बड़ी मुश्किल से तो जिंदगी पटरी पर आई है। क्या आप भूल गई कि पहले ही सास ससुर के झगड़ों की वजह से मैंने क्या क्या झेला है? आपकी भाभी ने तो एक छोटी सी बात पर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि उसकी गूंज आज भी मेरे कानों में गूंजती है।
आपको भी पता है दीदी, किस तरह काव्या ने हम पर दहेज का झूठा केस बनवा दिया था। वह एक पल मेरी आंखों के सामने घूम जाता है तो आज भी मेरी आत्मा कांप उठती है। पुलिस स्टेशन की वह रातें, हवालात में बिताए गए वह दिन, मैं बहुत भयानक दौर से गुजरा हूँ। दीदी, क्या कुछ नहीं झेला मैंने इन बीते वर्षों में। मेरी इज्जत, मेरा कारोबार, सब कुछ बर्बाद होते होते बचा। उन सब बातों को याद करके मैं आज भी कांप उठता हूँ। लेकिन दीदी, अब मैं चैन से जीना चाहता हूँ, सुकून चाहिए मुझे। भाई की बात सुनकर श्लोका ने उसे कुछ न कहना ही मुनासिब समझा, लेकिन मन ही मन बहुत से विचार उसे परेशान कर रहे थे। उधर अपने पति और ननद के घर से बाहर निकलते ही काव्या मौका पाकर अपनी सास के कमरे में आई और मालती देवी को बाजू से पकड़कर जोर से झकझोर दिया। चोट के कारण मालती देवी के मुंह से जोर से चीख निकली। तभी काव्या रौबदार आवाज में बोली, क्यों महारानी, मेरी शिकायत करोगी बेटी से? काव्या की कड़कती आवाज सुनते ही मालती देवी कांप गई। तभी आंखें बड़ी करते हुए काव्या बोली, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर घर की बात बाहर निकली तो अपने पापा से कहकर दहेज के केस में तुझे और तेरे परिवार को ऐसा फंसाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी। नहीं बहू, मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया। मालती देवी डरी आवाज में बोली, हाँ, और बताना भी मत, नहीं तो। काव्या ने चेतावनी दी और फिर बोली, यह क्या आराम करने का समय है तुम्हारा? घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और बर्तन पड़े हैं, यह सब कौन करेगा? अब बीमारी का ढोंग करना बंद करो और जल्दी से आ जाओ। मालती देवी भयभीत नजरों से अपनी बहू की तरफ देखने लगी। तभी काव्या बोली, आती हो या फिर से डंडे से तुम्हारी सेवा करूं? नहीं नहीं, मैं आती हूँ बहू, मालती देवी कांपती हुए बोली और हिम्मत न होते हुए भी जल्दी जल्दी उठकर खड़ी हो गई और सारा काम करने लगी। दरअसल पवन और काव्या का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और कुछ ही मुलाकातों में दोनों ने तय कर लिया था कि वह दोनों शादी करेंगे तो केवल एक दूसरे से ही। मालती देवी ने कुछ लोगों से जानकारी निकलवाई तो पता चला कि काव्या और उसके परिवार वाले अच्छे लोग नहीं हैं। बहुत से लोगों ने उस घर में रिश्ता न करने की सलाह दी, परंतु परिवार वालों द्वारा भरपूर विरोध किए जाने पर भी पवन नहीं माना। उधर काव्या ने जिद ठान ली थी कि वह शादी करेगी तो केवल पवन से ही। आखिरकार परिवार वालों को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा और काव्या इस घर में बहू बनकर आ गई। पवन चाहता था कि उसकी शादी के बाद उसकी माँ को पूरा आराम मिले और उसकी पत्नी घर का सारा काम संभाले, लेकिन काव्या को न तो घर के काम करने पसंद थे और न ही घर में रहना। उसे तो बस दिन भर अपनी रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पसंद था। कुछ समय तक वह संस्कारी और आदर्श बहू होने का दिखावा करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन पार्टीज में जाना, महंगे शॉपिंग मॉल में घूमना, फिजूल खर्ची करना और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करना एक आदत बन गई थी। अक्सर पवन के काम पर जाने के बाद वह घूमने फिरने निकल जाती और शाम तक ही घर वापस लौटकर आ जाती। और जब घर पर रहती थी तब भी कोई जिम्मेदारी नहीं संभालती थी। घर के सभी काम उसकी सासू माँ को ही करने पड़ते थे, जबकि काव्या अपना समय अपनी मर्जी से बिताती रहती। मालती देवी ने जब इस बात के लिए अपनी बहू को समझाने की कोशिश करी तो काव्या उल्टा उन पर ही बरस पड़ी और जब उन्होंने अपने बेटे को बहू की शिकायत की तो उन दोनों में ऐसा झगड़ा हुआ कि क्रोध में आकर पवन ने अपनी पत्नी के मुंह पर 2-4 तमाचे जड़ दिए। फिर तो घर में तो जैसे महाभारत ही छिड़ गई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि पवन और उसकी माँ को सबक सिखाने के लिए काव्या ने अपने पिता से कहकर उन पर झूठा केस तक करवा दिया। काव्या के पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे। बस फिर क्या था, दहेज की मांग, घरेलू हिंसा और मारपीट के अंतर्गत माँ और बेटे को ऐसी ऐसी धाराओं में लपेटा गया जिसमें पुलिस रिमांड भी नहीं बनता था। ढेरों पैसे खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आपसी रजामंदी से ही मामला संभालना पड़ा और उसके बाद तो काव्या का उस घर में एक छत्र राज हो गया। कोई भी उसे जरा सी बात भी नहीं कह पाता था।
तो हवालात की सैर करवाने की धमकी देने लगती थी। साथ ही साथ यह भी कह देती कि इस बार तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी दामाद को भी ऐसे फंसवाऊंगी कि सारा परिवार उम्र भर जेल से निकल नहीं पाएगा। अब तो मालती देवी के मन में अपनी बहू के प्रति ऐसा डर बैठ गया कि उसके किए गए अत्याचारों का भी वह कोई जवाब न दे पाती थी और न ही किसी से शिकायत कर पाती। अपनी बहन श्लोका को उसके घर छोड़ने के बाद जब शाम तक पवन घर पहुंचा तो उस समय काव्या घर पर नहीं थी, शायद बाजार गई थी। यह सोचकर पवन माँ के कमरे में चला गया। अंदर जाकर देखा तो माँ अपने बिस्तर पर निढाल सी पड़ी थी। अपनी बहन की बातें रह रहकर उसके दिमाग को झकझोर रही थी। पवन ने कमरे में यहाँ वहाँ देखा, फिर 1-2 मिनट सोचते रहने के बाद उसने माँ के बिस्तर के पास रखी एक छोटी अलमारी खोली तो उसमें एक डायरी रखी थी। दरअसल मालती देवी को बचपन से ही डायरी लिखने का बहुत शौक था। अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटना डायरी में लिखा करती थी। इस बात का तो पवन को भी पता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी माँ डायरी में क्या लिखा करती है। पवन ने कौतूहलवश यह डायरी निकाली और खोलकर देखी तो डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन का सफर। पवन ने पन्ना पलटा और आगे पढ़ना शुरू किया। अपनी जिंदगी की बहुत सी घटनाओं के बारे में लिखा था उसकी माँ ने। अपनी माँ के जीवन की खट्टी मीठी यादों के बारे में पढ़कर पवन मुस्कुराने लगा। फिर आगे आने वाले पन्नों पर जब उसने अपना जिक्र देखा तो उसे और भी अधिक खुशी हुई। आज मेरा बेटा पवन कॉलेज में अच्छे नंबरों से पास हुआ, मेरी मेहनत सफल हुई। अगले पन्ने पर लिखा था, आज मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी का दिन है, मेरे बेटे पवन की शादी है। लेकिन उसके बाद पढ़ने लगा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आगे आने वाले पन्नों पर मालती देवी बहू द्वारा उन पर किए गए हर एक अत्याचार का उल्लेख किया हुआ था, जिसे पढ़कर पवन के रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसू धारा बहने लगी। आज बहू ने मेरे सिर पर डंडे से वार किया, मेरे मुंह पर गरम चाय दे मारी, मेरे बाल नोच डाले, जाने किन कर्मों की सजा भुगत रही हूँ। हे ईश्वर, हमें बचा लो इस अत्याचारी बहू के चंगुल से। पवन यह सब पढ़कर स्तंभ रह गया। उसका शक यकीन में बदल गया था। डायरी लेकर वह चुपचाप वहां से बाहर निकल गया और कमरे में आकर डायरी को सीने से लगाकर बहुत रोया। उसके दिल को किसी भी तरह से चैन नहीं मिल पा रहा था। जिस माँ से वह इतना प्यार करता था, उस माँ ने उसके कारण इतने अत्याचार सहे, यह सोच सोच कर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। सोचने लगा, सुबह से लेकर रात तक मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि यह जालिम औरत मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज आई। काव्या के आने की आहट सुनकर उसने डायरी को छुपाया और फिर अपने आंसू साफ करके जैसे तैसे स्वयं को संयत किया। उसका एक दिल तो किया कि अभी जाकर इस औरत का गला दबा दूं, लेकिन उसने समझदारी से काम लेना ही उचित समझा। अगले दिन काम पर जाने के लिए जब पवन बाहर निकला तो उसने सबसे पहले अपनी बहन को फोन किया और रोते हुए माँ की डायरी में लिखी हर बात का जिक्र किया। जैसे ही पवन ने अपनी माँ की डायरी में लिखी सभी बातें बहन से साझा की, सुनते ही श्लोका की आंखों में खून उतर आया। दिल में एक टीस सी उठी। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। उसके हाथ से रिसीवर छूटकर नीचे गिर गया और वह धम्म से जमीन पर बैठ गई। श्लोका के बेटे चिंटू ने जब अपनी माँ की यह हालत देखी तो हैरान रह गया। 16 वर्ष का चिंटू जो पास ही बैठा था, अपनी माँ को ऐसे देखकर समझ नहीं पा रहा था माँ आखिर हुआ क्या है। लेकिन श्लोका तो खुद को कुछ कहने की हालत में नहीं पा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ संभल कर उसने अपनी माँ यानी कि चिंटू की नानी पर होने वाले हर अत्याचार की बात अपने बेटे को बताई। यह सुनकर चिंटू को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। कुछ देर शून्य में निहारता हुआ वह यूं ही बैठा रहा और फिर बोला, माँ, इस समस्या का हल है मेरे पास। श्लोका की आंखों में असमंजस और डर था। वह जानती थी कि बिना ठोस सबूत के उस औरत को सजा दिलवाना मुश्किल था। आखिर थी भी तो पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी।
लेकिन बेटा किसी पुख्ता सबूत के बिना कुछ किया भी नहीं जा सकता। तुम नहीं जानते कितनी जालिम औरत है वह। उससे पंगा लेना यानी कि मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ डालना। इससे पहले भी वह तुम्हारे मामा और नानी को जेल की हवा खिला चुकी है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, सारे सबूत मिल जाएंगे। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसे करते जाओ। बेटी की बात सुनकर श्लोका भी थोड़ी आश्वस्त हो चुकी थी और उसने अपने भाई को फोन करके सारे प्लान के बारे में बताया। पवन को अपने भांजे की बात पसंद आई और 2 दिन बाद ही श्लोका अपने बेटे चिंटू को लेकर पूरी तैयारी के साथ अपने मैके आ पहुंची। श्लोका को फिर से वहां देखकर काव्या चौंक गई और तपाक से बोली, क्यों दीदी, 4 दिन में ही अपनी माँ की इतनी याद आ गई कि फिर दोबारा यहाँ आ धमकी। व्यंग कसते हुए काव्या ने श्लोका को तिरछी निगाहों से देखा तो श्लोका बोली, वह क्या है न कि चिंटू के पापा 2 दिन के लिए बाहर गए हैं और चिंटू का बहुत दिल था नानी से मिलने का, तो ले आई उसे मिलाने। और भाभी, इस घर में हमारा इतना हक तो बनता है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, फीकी मुस्कान के साथ काव्या बोली और नजरें तरेरते हुए अपने कमरे में चली गई। रात को जब पवन घर लौटा तो अपनी पत्नी काव्या से बोला, काव्या, कल मेरे ऑफिस की छुट्टी है तो क्यों न कल हम कहीं बाहर घूमने चले, और वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए तो यहाँ दीदी है ना। काव्या को तो जैसे कोई मौका चाहिए था बाहर घूमने का। यह सुनते ही वह बहुत खुश हो गई और अगले ही दिन दोनों घर से निकल गए। श्लोका और चिंटू के पास केवल शाम तक का समय था। चिंटू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक दक्ष विद्यार्थी था। मामा मामी के जाने के पश्चात उसने तुरंत अपना बैग खोला और फुर्ती से उसमें से सारा सामान निकालने लगा और सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी करने लगा। तभी श्लोका चिंता के भाव लिए बोली, बेटा मुझे तो डर लग रहा है, तुम्हारी मामी बहुत चालाक है। अगर कहीं से उसे भनक भी पड़ गई कि यहाँ पर कैमरा लगा है तो सबसे पहले वह कैमरा तोड़ेगी और उसके बाद हमारी जिंदगी में वह तांडव करेगी कि हमारे पूर्वज तक कांप उठेंगे। फिर चिंटू बोला, अरे माँ, तुम क्यों घबराती हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसी को भी पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर कैमरा नाम की कोई चीज भी है, क्योंकि उसमें कोई वायर नहीं होगा। फिर एक कैमरा निकाल कर बोला, यह देखो माँ, आपके नाखून से भी छोटा कैमरा है, नजर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसका डिवाइस भी मैं ऐसी जगह छुपा दूंगा कि मामी को भनक तक नहीं लगेगी। और हाँ मम्मी, घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी लाइव फुटेज आपके और मामा के मोबाइल में आती रहेगी। पूरा इंतजाम हो चुका था। इधर चिंटू ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए थे तो वहीं पवन ने भी अपनी ही जान पहचान का एक लोकल मीडिया कर्मचारी घर पर भेज दिया। लोकल न्यूज वालों ने भी एक कैमरा मालती देवी के कमरे में लगी घड़ी में फिट कर दिया और श्लोका ने वह घड़ी वापस उसी जगह पर लगा दी। मालती देवी यह सारा नजारा प्रश्नवाचक निगाह से देखती जा रही थी। तभी चिंटू बोला, नानी, हमने यहाँ कैमरे लगाए हैं, अब मामी आपके कमरे में जो कुछ भी करेगी सब कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब देखना, जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह सुनकर मालती देवी आश्वस्त हो गई। तभी श्लोका की चिंता और बढ़ गई कि अगर यह बात माँ को पता चल गई तो माँ अपने पेट में ज्यादा दिन इस बात को छुपा कर नहीं रख पाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो कयामत ही आ जाएगी। माँ चाहे जो कुछ भी हो जाए, काव्या को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ हमने कुछ लगाया है। श्लोका ने कहा तो मालती देवी ने हाँ में सिर हिला दिया। रात के समय पवन अपनी पत्नी काव्या के साथ वापस लौटा। वे दोनों खाना बाहर ही खाकर आए थे, इसलिए काव्या अपने कमरे में सोने चली गई। श्लोका भी खाना बनाकर सबको खिला चुकी थी। आज बहुत समय बाद मालती देवी को सुकून से खाना खाने को मिला था। फिर पवन चिंटू के पास आया और धीमी आवाज में बोला, काम हुआ क्या? तो चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, मामा जी, सारा काम अच्छे से हो गया है, बस आप मोबाइल में फुटेज पर नजर बनाए रखना। जैसे ही कुछ गड़बड़ होने लगे तुरंत पुलिस को फोन कर देना। अगले दिन सुबह सुबह पवन अपनी बहन को नोएडा छोड़ने चला गया। वापस लौटकर आने में करीब 10 बज गए। पवन घर लौटा तो काव्या बोली, क्या मुझे भी कोई बताएगा कि आखिर आप लोगों का यह क्या चल रहा है? काव्या की बात सुनते ही पवन सिहर उठा।
कुछ कुछ भी तो नहीं। अच्छा तो फिर हर रोज आपकी बहन यहाँ क्यों टपक पड़ती है? काव्या की कड़कती आवाज आई। तो पवन ने कहा, तो क्या हुआ? यह उसका मायका है और वह जब चाहे जितने दिनों के लिए चाहे अपने मायके में आ सकती है। ऐसा कहते हुए पवन अपने कमरे में गया और अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। तभी काव्या भी पीछे पीछे आ गई और ऊंची आवाज में बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, वह रोज रोज यहाँ आती रहे और तुम नौकरों की तरह उसकी सेवा चाकरी में लगे रहोगे। फिर पवन परेशान होते हुए बोला, काव्या इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, बड़ी बहन है वह मेरी। अच्छा तो सब छोड़ो, 3-4 दिन पहले मेरी अलमारी में 1 लाख रखे थे, वह मुझे नहीं मिल रहे हैं, क्या तुमने उठाए थे? कहते हुए पवन अलमारी खंगालने लगा। तो काव्या बोली, हाँ मुझे शॉपिंग करने के लिए चाहिए थे, इसलिए ले लिए, वे सारे पैसे खर्च हो गए हैं। सुनते ही पवन चौंक गया। क्या 1 लाख रुपए तुमने शॉपिंग में खर्च कर दिए? मैंने आज ही वह पैसे डीलर को देने थे, वादा किया था। बिना मुझसे पूछे तुमने मेरे पैसों को हाथ क्यों लगाया? पवन भड़क उठा तो काव्या गुस्से से चिल्लाई, क्यों, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं थोड़े पैसे अपने ऊपर खर्च कर सकूं? वह थोड़े पैसे नहीं थे काव्या, पूरे 1 लाख रुपए थे। कहते हुए पवन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बिना नाश्ता खाए अपने ऑफिस चला गया। इधर मालती देवी अपने कमरे में बैठी हुई बेटा बहू की लड़ाई सुनकर चिंतित हो रही थी। थोड़ी देर में काव्या मालती देवी के लिए 2 जली रोटियां नाश्ते के नाम पर लेकर आई और उनके सामने पटकती हुई बोली, जल्दी से खाओ और काम करने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी बेटी नहीं है यहाँ जो आराम फरमाते रहोगी। तभी मालती देवी बोली, बहू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, सांस फूल रही है, आज मुझसे यह झाड़ू पोछे का काम नहीं हो पाएगा। इतना कहने की देर थी कि काव्या जो पहले से ही झगड़े के कारण गुस्से से भरी पड़ी थी, मालती देवी पर कयामत बनकर टूट पड़ी। अच्छा अभी आपकी तबीयत ठीक करती हूँ। उसने नाश्ते की प्लेट उठाकर एक तरफ फेंकी और फिर उसे बालों से पकड़कर खींचते हुए जमीन पर दे पटका और फिर बेलन लेकर आ गई। बेलन को देखते ही मालती देवी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसकी चीख पुकार सुनकर काव्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेलन को एक तरफ फेंकते हुए वह बोली, अच्छा इतनी हिम्मत हुई तो ठीक है, आज एक ही बार काम किए देती हूँ, ये रोज रोज का झंझट ही खत्म। ऐसा कहते हुए अपना दुपट्टा गले से निकाल कर मालती देवी की गर्दन के चारों ओर लपेटने लगी। तभी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई मालती देवी आखिर वही गलती कर बैठी जिसका अंदेशा श्लोका को पहले से हो गया था और चीखते हुए कहने लगी, हाँ हाँ रोज का झंझट तो अब खत्म हो ही जाएगा। तेरी हर बात हर करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, जितना जुल्म तुम कर सकती हो कर लो, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। आंखों में क्रोध की ज्वाला लिए मालती देवी बोली। सुनते ही काव्या के चेहरे के रंग उड़ गए, आखिर फटी की फटी हो गई। क्या कहा, कैमरा? हाँ कैमरा, अब तू बच नहीं सकती, सारे सबूत तेरे खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। कहाँ है कैमरा? गले पर दबाव बढ़ाती हुई काव्या बोली। तो मालती देवी ने अपनी कांपती उंगली से सामने रखी अलमारी पर रखे एक छोटे से डिवाइस की ओर इशारा किया, जिसे देखकर काव्या घबरा गई। फिर बोली, अच्छा तो यह सब करने के लिए आई थी तेरी बेटी यहाँ पर, लेकिन उसकी यह चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने जल्दी से अपने पिता को फोन किया और आने को कहा। कैमरे का डिवाइस और सारी तारें खींच कर देखा और फिर थोड़ी ही देर में अपने इंस्पेक्टर पिता के साथ मिलकर काव्या ने सारी तारें निकालकर डिवाइस को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। बाप बेटी अपनी सफलता पर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि सारी फुटेज पहले ही पवन के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी है और वहां एक कैमरा अब भी था जो कि पूरी तरह से काम कर रहा था, जिसकी जानकारी मालती देवी को भी नहीं थी। लोकल न्यूज के फेसबुक पेज पर यह सारी की सारी घटना लाइव दिखाई जा रही थी, जिसमें काव्या और उसके इंस्पेक्टर पिता की सारी हरकतें लाखों लोग देख रहे थे। क्योंकि मामला इंस्पेक्टर से जुड़ा था, इसलिए एसपी साहब को भी इस मामले पर संज्ञान लेना पड़ा। इससे पहले कि वे दोनों बाप बेटी मालती देवी को कुछ और हानि पहुंचा पाते, लोकल न्यूज रिपोर्टर और एसपी साहब की टीम के साथ पवन वहां आ चुका था। घटना स्थल पर पहुंचकर देखा
कि मालती देवी एक कमरे में दुबक कर बैठी हुई थी और डर के मारे सिसकियां लिए जा रही थी। जमीन पर कहीं रोटियां और सब्जी बिखरी हुई थी और कहीं प्लेट पड़ी थी। एक जगह पर बेलन पड़ा हुआ था तो दूसरी जगह पर कैमरे का डिवाइस चकनाचूर हालत में पड़ा था। कमरे की हर चीज जमीन पर बिखरी हुई थी। काव्या और उसके इंस्पेक्टर पिता को हिरासत में ले लिया गया था। आज उसके खिलाफ इतने कड़े सबूत इकट्ठे हो गए थे कि जिस पिता के बल पर वह आज तक यह हरकतें करती आई थी, वह पिता भी कुछ नहीं कर सकता था। अपनी बेटी को बचाने के लिए थोड़ी ही देर में श्लोका भी वहां आ पहुंची। अगले 2 घंटे में ही इस हत्याचारी बहू की सारी करतूत लगभग हर चैनल पर प्रसारित हो रही थी। हत्याचारी बहू की यह वीडियो इतनी वायरल हुई कि देश के सभी न्यूज चैनल ने इस खबर को दिखाया। 2 दिन बाद प्रीति के पिता को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और प्रीति और उसके पिता को हिरासत में लेकर कोर्ट केस चलाया गया और इस दौरान मालती देवी का भी बयान लिया गया और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई। कुछ समय बाद जिस दिन कोर्ट का फैसला सुनाया जाना था, उस दिन सभी लोकल और नेशनल न्यूज चैनल ने इस केस को हाईलाइट किया और सभी देशवासियों की नजर इस केस के नतीजे पर बनी हुई थी। सभी सबूतों और बयानों के आधार पर कोर्ट का नतीजा आया तो काव्या के इस घिनौने काम के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई और उसके पिता को पुलिस की नौकरी का गलत फायदा उठाने और साथ ही सबूत को मिटाने की कोशिश करने के जुर्म में 10 वर्ष की जेल की सजा सुना दी गई। और इस फैसले के साथ ही सारा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी देशवासियों ने कोर्ट के इस फैसले की सराहना की। आज चिंटू की सूझबूझ और समझदारी से न केवल मालती देवी को अपनी बहू के अत्याचारों से मुक्ति मिली, बल्कि पवन को भी अपनी जालिम पत्नी की गुलामी से आजादी मिल गई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह की कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।